सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विथ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट एनिमेशन क्लिप के ऊपर काम करने वाले हैं। थंबनेल देख कर तुम लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आज हम जो गार्ड का गैलेक्सी इम्पैक्ट वाला जो पंच था, उस पंच के क्लिप को हम रिक्रिएट करने वाले हैं और डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे एक एनिमेशन इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा हाईली इफेक्टिव, हाईली इम्पैक्ट एनिमेशन क्लिप को एक्चुअली बनाया जाता है। तो जल्दी समय बर्बाद ना करते सीधा प्लान को डिस्कस कर लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। हमारा प्लान बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। हम मेनली 3 सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला है क्लिप स्टूडियो पेंट, जिसके अंदर हम मेन एनिमेशन और ड्राइंग्स के ऊपर काम करेंगे। इसी में हम मेन एनिमेशन को बनाएंगे। और दूसरा होने वाला है हमारा आफ्टर इफेक्ट, जिसके अंदर हम एडिटिंग, कंपोजिशन करेंगे। और आखिरी सॉफ्टवेयर होने वाला है हमारा फोटोशॉप, जिसके अंदर मैसिव बैकग्राउंड बनाने के लिए यूज़ करूँगा। और फोटोशॉप को मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे फोटोशॉप में ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करने के टाइम शीट को। तो टाइम शीट को हम कैसे बनाएंगे, इस सीन का टाइम शीट होने क्या वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम टाइम शीट को ड्रॉ कर लेंगे। कोशिश तो मैं ये करूँगा कि इसी टाइम शीट के अंदर पूरा का पूरा 5 सेकंड को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए सबसे पहले ये एक सिंपल सा टाइम शीट है, इसको मैंने खुद डिज़ाइन किया है। ऐसे नॉर्मल एनिमेशन करने के लिए, खुद से काम करने के लिए इसको मैंने बनाया है। ऐसे कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है ये, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में बहुत सारे एनिमेटर्स काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो एक पर्टिकुलर नियम होता है उसको बनाने के लिए, उसके पीछे एक रीज़न होता है। तो ये एक बेसिक सा मैंने खुद के लिए ऐसे बनाया है। तुम लोग चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो, एक बेसिक सा चीज़ है। सो प्रोजेक्ट का नाम हम सबसे पहले लिख लेंगे, गार्ड गैलेक्सी इम्पैक्ट। ओके, सीन का नाम हम लिख लेंगे। सीन का जो मतलब ये हमारा फर्स्ट ही सीन है। ऐसे इसको हम तभी यूज़ करते हैं जब मान लो कि तुम्हारा क्लिप के अंदर 20-30 सीन है, तो इस सीन का नाम हमें लिखना पड़ता है कि कौन सा सीन के ऊपर तुम लोग काम कर रहे हो। सीन ऑलमोस्ट हमारे पास 4 सेकेंड का तो होगा ही, तो मैं लिख देता हूँ लेंथ को सीन का। और FPS हमारा 24 एज यूजुअल, इसी में काम करता हूँ मैं। ओके, सो कोशिश ये रहेगा कि ये हमारा जो पैरों का जो मूवमेंट होता है, तो वो शिप के ऊपर जो गार्ड चल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि चलने के लिए बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे एक्सीलरेशन, डीएक्सीलरेशन सब कुछ होता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कांस्टेंट टाइमिंग है इसको दिखाने की। कांस्टेंट टाइमिंग क्या होता है, कांस्टेंट स्पेसिंग क्या होता है, कांस्टेंट मोशन क्या होता है, इसके पीछे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया। तो तुम लोग चाहो तो देख सकते हो, ये मेरा पिछला वीडियो था, उसको तुम लोग देख सकते हो। आई बटन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो सिंपली सबसे पहले हम की फ्रेम्स को ड्रॉ कर लेंगे। एक्चुअली मैंने इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। एक्चुअली जो सीन है, जो एक्चुअल सीन है, उस सीन को मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया और उसके पीछे मैंने समझा और फिर मैं इस सीट को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं, हमें सबसे पहले की फ्रेम्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो पहला की फ्रेम्स हमारा A1 होगा, जो फर्स्ट है। और ये कॉलम्स है, ये तुम लोग A फ्रेम्स होता है। और ये जो सेक्शन खाकी है, इसमें हम डायलॉग लिखते हैं। जब हम कोई जिस एनिमेशन में हमें डायलॉग्स के ऊपर काम करना पड़ता है, उसके पीछे हम यहाँ पे डायलॉग्स लिखते हैं। ये कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। और उसके बाद हम सिंपली जो नेक्स्ट हमारा की फ्रेम्स होने वाला है, कुछ 23 के आसपास होगा शायद। इसको मैंने पता नहीं, ऐसे लिख देता हूँ। अब बाद में जब हम एनिमेशन करेंगे उसके ऊपर हम फिक्स करेंगे इसको। सो यहाँ हमारा होगा A2 और नेक्स्ट की फ्रेम्स हमारा होगा कुछ यहाँ पर A3। नहीं, इससे थोड़ा आगे लिख देता हूँ, यहाँ लिखेंगे हम। ये हमारा होगा A3। एक्चुअली ये जो है ना, ये स्टेप है। ये जो पैर जब रखा गया था उसका जो सीन है वो ये है, एक्चुअली क्लिप है। वो जो फ्रेम्स होता है, उन फ्रेम्स को हम ऐसे लिखते हैं A1, A2, A3। जब स्टेप रखा जाता है उसमें, तब इसके बीच में हम इन बिटवीन्स को बनाएंगे। सबसे पहले मैं की फ्रेम्स को बना लेता हूँ। तो यहाँ पे A3 होगा और लगभग यहाँ पे हम A4 लिखेंगे। ओके, ये की फ्रेम्स है ये दोनों। और ये ऐसा क्यों है मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद कुछ यहाँ पे हमारा होगा A5 और यहाँ हमारा होगा A6। ओके, और इसके बाद दूसरा चीज़ शुरू होगा, मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो यहाँ से जो यहाँ तक का क्लिप है, यहाँ तक ये जो क्लिप होने वाला है पहले से लेके यहाँ तक, ये हमारा पहला सीन होने वाला है। पहला सीन मैंने कहा ना कि इस क्लिप में ना टोटल 3 सीन है। तो पहला सीन हमारा यहाँ से A1 से लेकर के एकदम इतना दूर तक होगा। उसके बाद फिर से शुरू होगा, यहाँ से लेके पता नहीं कितना दूर होगा, आई गेस आखिर तक होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा और उसके बाद फिर से एक आखिरी सीन होगा। इसलिए टोटल 3 सीन में डिवाइड किया है मैंने इस क्लिप को। एक्चुअली क्यों डिवाइड किया है, जब हम एनिमेशन बनेंगे तुम लोग को अच्छे से साफ पता चल जाएगा। ओके, तो अब हम इन बिटवीन्स को बनाएंगे। जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले कहा कि ये एक कांस्टेंट टाइमिंग फ्रेम्स में ऊपर हम काम करके, कोशिश ये रहेगा मेरा। उसके बाद हम चेंजेस करेंगे इसके ऊपर। इसीलिए ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स ऐसे मैंने चौड़ा है, इतना फैला के रखा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे काट कूट के बहुत सारे इंप्रूवमेंट करता हूँ। उसके बाद
ये एक तुम लोग को वो स्मूथ वाला इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली पहली बार में नहीं आता है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसके बाद एक्चुअल सीन में थोड़ा बहुत मूवमेंट करके एक एक फ्रेम्स का फिर ये इसको बनाया जाता है। इसको मैं पहली बार बना रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ तुम लोग। ओके, सो कोशिश करूँ कि 2 फ्रेम्स के डिवीजन में हम की फ्रेम्स को बनाया गया, यानी यहाँ एक होगा, फिर यहाँ एक, यहाँ एक। इसको ध्यान से देखो कि ये जो पहला वाला इन बिटवीन्स है ये तो बहुत ज्यादा नजदीक है, लेकिन ये वाला इतना दूर दूर क्यों है? एक्चुअली ये जो पहला वाला सीन है ना, इस सीन में हमें दिखाना होगा नजदीक, कैमरा को एकदम नजदीक से हमें कैरेक्टर का मूवमेंट दिखाना पड़ता है। इसीलिए हर एक जो वो जो टी शर्ट पहना होता है गार्ड का, वो जो मरीन वाला जो शर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, उसका हाथ का मूवमेंट हमें बहुत ज़्यादा बारीकी से दिखाना, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए, इसके लिए हमने इतना ज़्यादा इन बिटवीन बनाया। सामने देखो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन बिटवीन है, लेकिन यहाँ ये जो जगह है इस जगह में ज़्यादा इन बिटवीन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैमरा पीछे जा रहा होता है, तो पीछे जब चला गया था इतना ज़्यादा इन बिटवीन बनने की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एनिमेशन के अंदर एकदम 24 फ्रेम रेट में हम काम करते तो 20-30 ऐसा, सॉरी 20 तो 23 फ्रेम्स हमें बनाना पड़ता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत कम बनाना पड़ता है, स्मूथनेस ऐसे ही अचीव हो जाता है। और एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर हम काम करेंगे, वो होने वाला है सबसे आखिरी वाला जो सीन होने वाला है उसके अंदर। क्यों वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सीन एंड होगा, यहाँ पे कुछ स्पेशल फ्रेम्स हमें बनाना होगा। क्यों बनाना होगा वो तुम्हें एनिमेशन बनाते हुए समझ में आएगा। तो एक्चुअली इन फ्रेम्स को कहा जाता है इम्पैक्ट फ्रेम्स। इन फ्रेम्स को क्यों इम्पैक्ट फ्रेम्स कहा जाता है वो जब हम बनाएंगे तभी देखेंगे। तो यहाँ हमारा पहला इम्पैक्ट फ्रेम होगा, इम्पैक्ट 1 2 3 4 5। मैंने जब एक्चुअल जो सीन है उस सीन के अंदर टोटली 6 आई गेस, हाँ 6 ही होगा इम्पैक्ट फ्रेम्स है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 ही बनाए। 5 इनफ है। क्यों इनफ है? जब तुम लोग एक्चुअल रिजल्ट देखो तब भी पता चल जाएगा। वैसे अभी मत देखना, पूरा देखो, उसके बाद बनाने का प्रोसेस देखो, उसके बाद जाके एक्चुअल रिजल्ट देखो। ऐसा नहीं है, पूरा देखो कि कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हमारा सीन शुरू होगा। इसके बाद से यहाँ से A7 हमारा थर्ड सीन का जो की फ्रेम से पहले वाला वो यहाँ पर होगा, और यहाँ पे हम 8 को बना देते हैं। यहाँ पे हमारा एक स्पेशल काम होगा। वो काम क्या है? वो भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है कि मैंने इतना ज़्यादा नज़दीक क्यों रखा है इनको। यहाँ एक होगा और आई गेस यहाँ पर एक। ये जो 5, ये जो आखिरी वाला 5 3 सॉरी कितना है, 1 2 3 4, हाँ 5 फ्रेम्स होने वाला है। ये एक्चुअली 1 सेकेंड का होगा। हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन बनना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो पैर का जो मूवमेंट है हमें उसको दिखाना है, बहुत ज़्यादा स्मूथ मूवमेंट। अब तुम लोग तो ज़रूर सोचोगे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक 2 सेकेंड का तुम्हें सीन बनाना है, तो 2 सेकेंड के सीन में तुम लोग जब सोचोगे कि यार इतना ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन कैसे बना जाए कि एकदम एकदम वो 90 FPS वाला तुम लोग जो वीडियोस देखते हो ना कि बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है, ऐसे स्मूथ कैसे बनाया जाता है यार। इतना स्मूथ बनाने के लिए तो तुम लोग ज़रूर सोचोगे कि हमें 2 सेकेंड के लिए शायद 48 फ्रेम्स बनाना होगा, 48 ड्राइंग्स, समझ रहे हो, 48 ड्राइंग्स बनाना होगा। यार पागल हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर एक स्पेशल इफेक्ट होता है जिसको हम ट्विस्टर इफेक्ट कहते हैं, उसको हम आफ्टर इफेक्ट में एडिटिंग के समय यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा टाइम सेट होने वाला है, और इसको तुम लोग ऐसा मत लो कि यही हमारा फाइनल होगा। ऐसा नहीं है। फाइनल क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। फाइनल में हमें बहुत सारा मूवमेंट एक्चुअल में, जब ये कहता है ना थ्योरी अलग होता है प्रैक्टिकल अलग होता है, कुछ ऐसा ही है। तो थ्योरी में हम तो ऐसा ड्रॉ कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसा होगा वो तो हम ड्राइंग के समय पता चलेगा। तो चलिए ज़्यादा इस चीज़ में बात ना करते, सीधा ड्राइंग के ऊपर फोकस करते हैं और अब बनाना शुरू करते हैं। तो हम मिलते हैं क्लिप स्टूडियो पेज के अंदर। सो हमारा जो रेजोल्यूशन है वो एज यूजल मैं 2338x1653 यूज़ करूँगा। FPS एज यूजल 24 रहेगा, 200 DPI। तो सबसे पहले मैं टेम्पलेट को इंसर्ट कर लूँगा। टेम्पलेट एज यूजल 2338x1653 सेम रेजोल्यूशन और 2200 DPI का है। और टेम्पलेट के यूज़ करने से तुम्हें रेफरेंस मिल जाता है, कैमरा का पता चलता है, बहुत सारे सुविधा होता है टेम्पलेट यूज़ करने से। तुम लोग यूज़ करना ज़रूर, टेम्पलेट ज़रूर यूज़। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा गार्ड का वो जो कुत्ते के जैसा शकल वाला जो शिप है उस शिप को बनाने की। और सबसे पहले हम एक एनिमेशन फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे और एनिमेशन फोल्डर के अंदर रफ आउटलाइन बनाएंगे उस शिप का।
तो जल्दी से काम शुरू करते हैं। तो हमने जो शिप का है, यानी गार्ड का जो ये शिप है, इस शिप को डिज़ाइन को हमने कंप्लीट कर दिया है, रफ आउटलाइन को बनाया है। इसके बाद हम सिंपली सेम तरीके से गार्ड को बनाएंगे, गार्ड के ऊपर फोकस करेंगे और गार्ड को भी हम सिमिलर तरीके से एक न्यू एनिमेशन फोल्डर सिलेक्ट करेंगे और उस गार्ड का आउटलाइन बनाना शुरू करेंगे। वैसे गार्ड का आउटलाइन बनाते हुए मुझे एक बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि गार्ड का तुम लोग का कैरेक्टर देखो ऐसे गुब्बारे जैसा लगता है, ऊपर का हिस्सा ऐसे फुला हुआ, नीचे पैर होता है बहुत ज़्यादा पतला है। ऐसे एनिमेशन में देखा जाए, एनिमेशन एक आर्टिस्ट का जो मेन फोकस होता है वो उसके इमेजिनेशन के थ्रू तुम लोगों को कनेक्ट कितना कर पाता है, इसको कहते हैं आर्टिस्ट का दिमाग। सो एनिमेशन में तुम लोग देखोगे नरूटो का, देखो नरूटो का जो कैरेक्टर्स है, उन कैरेक्टर्स को अगर तुम लोग देखोगे तो वहाँ पे तुम लोग देखा कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन का जो फिगर है उन्होंने वैसा बनाया है, कैरेक्टर को देखा जाए। लेकिन गार्ड में तुम गार्ड को ही चुन लो या वन पीस का किसी भी कैरेक्टर को देख लो, उन सारे कैरेक्टर्स को देखो कि बहुत ज़्यादा कार्टूनिस्ट टाइप का लगता है, यानी ऐसे ऊपर फूला हुआ, नीचे पतला लेग, जैसे गार्ड का ही देख लो। सो एनिमेशन में किसी भी एनिमेटर को सोच लिया, किसी भी आर्टिस्ट को सोच लो, वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू कितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है अपने कैरेक्टर के साथ तुम लोगों को, वो होता है उनका मेन फोकस। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वन पीस में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छे से हुआ है। तुम लोग देखो कि अगर तुम लोग जुड़ पाए हो इन सारे कैरेक्टर के थ्रू, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं अगर बताऊं कि जो स्पंज बॉब होता है, स्पंज बॉब का जो कैरेक्टर देखा है, कैरेक्टर ऐसे स्क्वायर टाइप का लगता है, लेकिन लोग उसे फिर भी देखते हैं। सो मैं जल्दी से ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा गार्ड को बना लेता हूँ, उसके बाद मिलता है क्लीन आउटलाइन में। वैसे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इनबिटवीन्स है, इनबिटवीन्स फ्रेम को मैं की फ्रेम्स के थ्रू बनाता हूँ। सबसे पहले की फ्रेम्स को बना लेता हूँ, उसके बाद ऑनियन स्क्रीन को ऑन कर देता हूँ। ऑनियन स्क्रीन के थ्रू मुझे रेफरेंस मिल जाता है दोनों फ्रेम्स का। उसके बाद मैं इनबिटवीन्स को बनाता हूँ और एक बार इनबिटवीन्स बनाना हो जाए तो उसके बाद मैं टाइम शीट के थ्रू उन सारे फ्रेम्स को अपनी जगह पर बैठा देता हूँ। ऐसे मैंने रेफरेंस के लिए नीचे एक लेयर बनाया था, नीचे जो पहला वाला जो लेवल बनाया था उसमें टाइम शीट के थ्रू मैंने सारा का सारा अरेंजमेंट कर दिया था। उसके बाद मैं एक और लेयर बना रहा हूँ ताकि उस रफ आउटलाइन को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूं। जैसे मैंने पहले बताता था कि लेवल्स के थ्रू मैं अपने एनिमेशन का जो आउटलाइन का जो परफेक्टनेस है उसको अचीव करता हूँ। पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, उसके बाद उसको इम्प्रूव करता हूँ, उसके बाद मैं क्लीन आउटलाइन बना लेता हूँ। यानी 3 लेवल्स के थ्रू हमारा स्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट होता है। और इन बिटवीन्स को मैं ऑनियन स्क्रीन के थ्रू सबसे पहले की फ्रेम्स, उसके बाद इन बिटवीन्स बनाता हूँ। जल्दी से मैं इन बिटवीन्स को बना लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं।
सो हमने रफ आउटलाइन को कंप्लीट कर लिया है। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि तीनों सीनों का रफ आउटलाइन कंप्लीट कर लिया। वैसे मैंने तो दिखाया तो सिर्फ फर्स्ट सीन का, लेकिन तीनों का ही मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम फोकस करेंगे क्लीन आउटलाइन के ऊपर। तो सिमिलर तरीके से हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, एनिमेशन फोल्डर, इस फोल्डर के ऊपर। उसके बाद हर एक फ्रेम्स का हम एक पर्टिकुलर लेयर्स का एक पर्टिकुलर फोल्डर सिलेक्ट करेंगे एक एक फ्रेम्स के ऊपर। उस लेयर फोल्डर के अंदर हम 3 लेयर लेंगे। सबसे पहला जो लेयर होगा वो लेयर होगा हमारा ऊपर वाला जो सबसे लेयर होगा, उस लेयर के अंदर हम ब्लैक क्लीन आउटलाइंस होगा। बीच वाला फोल्डर को हम खाली छोड़ देंगे और आखिरी वाला फोल्डर जो होगा उस फोल्डर के अंदर हम शैडोज और हाईलाइट का जो आउटलाइन होता है उन आउटलाइंस को बनाएंगे। और बीच वाला जो फोल्डर है उसको खाली बाद में उस फोल्डर के अंदर हम कलर्स भरेंगे। सो अभी मैं जो ये वाला लेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ, यानी इस फोल्डर के अंदर ये वाला जो लेयर है, इस लेयर के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। ये लेयर एक्चुअली क्लीन आउटलाइन वाला लेयर है। इसके नीचे हम एक फोल्डर को खाली छोड़ देंगे और उसके नीचे हम बनाएंगे शैडोज और हाईलाइट का लेयर। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन आउटलाइन वाला लेयर को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं हाईलाइट्स और शैडोज के लेयर के ऊपर। सो हमने पहला सीन का जो आउटलाइन था उन आउटलाइन को बना लिया है। इसके बाद हम दूसरे सीन का जो आउटलाइन है उस आउटलाइन को कंप्लीट करने के, यानी टारगेट ये है कि जितने भी 3 जो सीन है इन तीनों सीनों का ही मैं आउटलाइन को बना लूँगा सबसे पहले, उसके बाद हम शैडोज और हाईलाइट्स को बनाएंगे। तो जल्दी से मैं सेकंड सीन का भी आउटलाइन को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं शैडोज और हाईलाइट्स के अंदर। Stranded in the open.
सो हमने जो हमारा जो तीनों सीन है, इन तीनों सीनों का ये आउटलाइन वाला जो लेयर्स था, इन सारे लेयर्स का काम हमने कंप्लीट कर दिया है। तो जैसे कि मैंने पहले तुम लोग को बताया कि आउटलाइन वाला जो लेयर होगा वो सबसे ऊपर होगा और शैडोज और हाईलाइट वाला लेयर होगा वो हमारे सबसे नीचे होगा। सो अभी हम शैडोज और हाईलाइट वाले लेयर्स को बनाना शुरू करेंगे ईच सीन्स के ईच फ्रेम्स के ऊपर। तो जल्दी से शैडोज और हाईलाइट्स को बनाते हैं, उसके बाद हम कलर्स के ऊपर काम करेंगे। जल्दी से काम कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं कलर्स के अंदर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. तो अभी हमने जितना भी हमारा क्लीन आउटलाइंस और शैडोज और हाईलाइट वाला जो लेयर्स था, इन सारे लेयर्स का काम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी बारी है कलर्स भरने की। इसके लिए हम मेन जो हमारा आउटलाइन वाला और शैडोज और हाईलाइट वाला जो फोल्डर के हमने हमने काम किया, इस फोल्डर को हम सबसे पहले डुप्लीकेट कर लेंगे और एक ही फोल्डर को रखेंगे, बाकी दूसरे वाले कैपेसिटी को 0 कर देंगे। एक ही फोल्डर से हमारा काम होगा और उसके बाद हम सिंपली एक न्यू कलर सेट को चूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं सिंपली हमारे कलर्स के ऊपर काम होगा, उन सारे कलर्स को मैं जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम कलर्स भरना शुरू करेंगे। We'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on सो फर्स्ट सीन का जो कलर्स था इनका काम हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम सिमिलर तरीके से सेम तरीके से सेकंड जो सीन है इन सीन्स में भी हम कलर्स को भर देंगे। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. सो यहाँ तक हमने हमारा जो कलर्स का प्रोसेस था इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। हमने तीनों सीनों का
पूरा जो कलर करने वाला यानी एनिमेशन वाला जो पार्ट था ड्राइंग्स वाला, वो काम हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी तुम लोगों ने जो एनिमेशन देखा होगा, मैक्सिमम एनिमेशन में अभी के इंडस्ट्री में जो पावर्स होता है, पावर्स को दिखाने के लिए ऐसे लाइटिंग का यूज़ किया जाता है। ऐसे कुछ लपटे बाहर आ जाता है, लाल पीला ऐसे कुछ लपटे। जैसे कि यहाँ पे इस सीन में अगर मैं बताऊं कि गार्प का जो हाकी है, उस हाकी का अपीयरेंस को हमें दिखाना होगा। आपके अपीयरेंस कैसे होगा? ऐसे मान लो कि वो जैसे सैंक्स का बताते, सैंक्स का वो एक लाल कलर का लाइटनिंग बाहर आता है, वैसे ही सेम तरीके से गार्प का भी एक हाकी का अपीयरेंस है। उस अपीयरेंस को हमें बनाना होगा। ऐसे अपीयरेंस को हम कैसे बना सकते हैं? इसके लिए हमें कुछ नहीं, सिमिलरली तरीके से हमें ड्राइंग्स करना होगा सेम, बस हमें कलर्स का ड्राइंग्स करना होगा। तो हम सेम तरीके से कलर्स का ड्राइंग करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी हमें देखेंगे कैसे उस चीज़ को बनाया जाता है। इन कलर्स में अगर देखा जाए, अभी तक ने हमें जितना भी कलर्स के ऊपर फोकस किया, इन सारे कलर्स एक ही सेम कलर का था, लेकिन ऐसे जो पावर वाला जो कलर्स होता है, पावर इफेक्ट वाला, ये जो लपटे बाहर आता है, ऐसे लाइटनिंग इफेक्ट, इन सारी चीज़ों में ग्रेडियंट्स का यूज़ किया जाता है। हम वो भी देखेंगे कैसे ग्रेडियंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। सो अभी हमने ओपन टूल्स को ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे ओपन टूल्स के अंदर कैसे हम इन ग्रेडियंट्स वाला ये जो इफेक्ट्स है, इन सारी चीज़ों को हम लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं एक न्यू सीन क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा जो एक्चुअल सीन का जो मेन आउटलाइन है, यानी गार्प का ये जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन को मैंने क्लिप स्टूडियो पेंट में जो बनाया था, वहाँ से मैं एक्चुअली एक्सपोर्ट कर लिखा है पूरा जितना भी फ्रेम्स है, सारा का सारा फ्रेम्स। उसके बाद उस सारे का सारा ये जो सीन को मैंने एक्सपोर्ट किया, उसको हम उबुंटू के अंदर इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद एक न्यू रास्टर लेयर सिलेक्ट करेंगे, और इस रास्टर लेयर के अंदर हम जो हमारा इफेक्ट्स बाहर आएगा, यानी ये जो हाकी का जो अपीयरेंस होगा, ये जो पीला कलर का ये कुछ इफेक्ट्स बाहर आ रहा है, इस चीज़ को हम बना लेंगे। ओके, सो हमने इस रास्टर लेयर के अंदर ये जो इफेक्ट्स बाहर आ रहा था, इस चीज़ को हमने सिंपली बना लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि एक न्यू वेक्टर लेयर सिलेक्ट करेंगे, और उस वेक्टर लेयर के अंदर इस सिंपली ये जो रास्टर लेयर में जो काम हमने किया है, इस चीज़ को जस्ट कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे न्यू वेक्टर लेयर के अंदर। तो जल्दी से हम वेक्टर लेयर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। सो हमने जितना भी कॉपी था, एक कॉपी वाला काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि सिंपली इस वेक्टर लेयर के अंदर ये जो चीज़ हमने बनाया है, इसको सिंपली कलर से भर देंगे। और अगर तुम लोग को वेक्टर लेयर और रास्टर लेयर नहीं पता है, तो एक सिंपल सा चीज़ है, तुम लोग इसको समझ सकते हो। सिंपल सा चीज़ ये है कि अगर तुम रास्टर लेयर को जूम करोगे, तो देखोगे कि कोई भी आउटलाइन हो तो वो ऐसे पिक्सेलेटेड हो जाता है, लेकिन वेक्टर लेयर का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो कभी भी खराब नहीं होता है। कितना भी जूम कर लो, वो एजेस स्मूथ ही रहेगा। और वेक्टर लेयर का एक और न्यू प्रॉपर्टी, एक और अच्छा प्रॉपर्टी ये होता है कि तुम इसका किसी भी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका कोई भी डिटेल्स नहीं जाएगा, वो स्मूथ ही रहेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज यू कैन से। सो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, हम कलर्स चेंज कर देंगे, ग्रेडियंट्स अप्लाई करेंगे। वेक्टर लेयर में सब कुछ पॉसिबल है, इसीलिए हमने वेक्टर लेयर में इस काम को कंप्लीट किया। और अभी हम देखेंगे कि कैसे ग्रेडियंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सिंपली मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लूँगा, उस कलर के प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ में तुम्हें ग्रेडियंट ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके प्रॉपर्टीज़ को तुम लोग चेंज कर सकते हो। सिंपली एंगल को मैं चेंज करूँगा, और देखो कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट्स तुम लोग को देखने के लिए मिलेगा, विच इज़ बेस्ट। मैंने ग्रेडियंट्स को अप्लाई कर दिया है सिंपली प्रॉपर्टीज को चेंज करके, और तुम्हें कुछ इस तरीके का इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके का ग्रेडियंट्स देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये तो था ओपन टूल्स का प्रॉपर्टी। अगर हम क्लिप स्टूडियो पेंट में ऐसा ही कुछ ग्रेडियंट्स बनाना चाहते हैं, उसमें बहुत अच्छे से और अच्छे से ग्रेडियंट्स हम लोग बना सकते हैं। इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी अच्छे से बना सकते हैं, उसमें तरीका थोड़ा ज़्यादा ईजी है। तो देखते हैं कैसे उसमें प्रॉपर्टीज को हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे कैसे ग्रेडियंट्स बना सकते हैं। अभी हम क्लिप स्टूडियो पेंट में आ चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे क्लिप स्टूडियो पेंट के अंदर तुम लोग कैसे ग्रेडियंट्स अप्लाई कर सकते हो। और क्लिप स्टूडियो पेंट का जो ग्रेडियंट्स होगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम अगर देखेंगे कि जो हमें पिछली बार किया कि ओपन टूल्स के अंदर हमने बस सिंपली 2 कलर का ग्रेडियंट्स यूज़ किया, लेकिन क्लिप स्टूडियो पेंट के इस टूल के थ्रू तुम लोग 10-20 कलर का ग्रेडियंट तुम लोग लाइन में अप्लाई कर सकते हो। है ना अच्छा लाजवाब टूल। सिंपली मैं क्या करूँगा,
जो ये एक्चुअली मेरा हमारा थर्ड वाला सीन है। इस सीन में मैं जो काम करूँगा, इस सीन में हमें लाइटनिंग दिखाना है। तुम लोग को हॉकी का वो जो लाइटनिंग होता है तुम लोग को पता ही होगा, लाल कलर का वो ऐसा कुछ। तो इसमें भी ग्रेडियंट्स अप्लाई होगा, इसमें ग्रेडियंट्स अप्लाई होगा कुछ 3 या 4 कलर का आई गेस। सो 3 या 4 कलर का ग्रेडियंट्स हमें बनाना होगा। सिंपली मैं कुछ नहीं करूँगा, हमें जो लाइटनिंग है, इस लाइटनिंग का बॉर्डर को हमने जैसे आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, आउटलाइन की तरह ड्रॉ कर लूँगा। उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे हम ग्रेडियंट्स बनाते हैं। हमने हमारा जो लाइटनिंग होने वाला है, इस लाइटनिंग का हमने बॉर्डर का काम कंप्लीट कर दिया और इस लाइटनिंग का हमारा जो हाईलाइट होने वाला है, इस हाईलाइन का भी हमने काम कंप्लीट कर दिया है। हम सिंपली जैसे आउटलाइंस ड्रॉ करते हैं क्लिप पेन के अंदर, सेम तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें जितने भी कलर्स का ग्रेडियंट बनाना है, उतने सारे कलर्स को हमें हमारे कलर सेट के अंदर चूज़ कर लेना है। तो मैंने तुम लोग ये देख सकते हो, मैंने 5 कलर सिलेक्ट किया है अपने ग्रेडियंट्स के लिए। अभी हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर सिलेक्ट करेंगे। उस लेयर के अंदर हम हमारा जो ग्रेडियंट्स होने वाला है, इन सारे ग्रेडियंट्स का जो बॉर्डर होगा, यानी दोनों कलर का बीच का जो बॉर्डर, उतना दूर तक हमें उस कलर का एक लाइन ड्रॉ करना है, बस कुछ इस तरीके से। हमने बॉर्डर्स को बना लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि जिस लेयर के अंदर हमने इस बॉर्डर को बनाया, उस लेयर को हम रेफरेंस लेयर के तौर पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सिंपली यूज़ करेंगे फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट टूल का, ये वाला टूल का। तो अभी हम क्या करेंगे, इस टूल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके का रहेगा। तुम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना और रेफरेंस लेयर को सिलेक्ट कर रखना यहाँ पर। उसके बाद हम सिंपली जहाँ से जहाँ तक ग्रेडियंट चाहिए, उस जगह को हम सिर्फ ड्रैग कर लेंगे ऊपर से नीचे तक और तुम्हें कुछ इस तरीके का बढ़िया ग्रेडियंट देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली सेम तरीके से मैं जितना भी लाइटनिंग्स बनाना होता है इस सीन के अंदर, आई गेस 3 ही लाइटनिंग्स हमें बनाना पड़ेगा। तो हम 3 ही लाइटनिंग को सेम तरीके से हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेंगे। अभी तक हमने क्या क्या बनाया, हमने बनाया गार्ड को, गार्ड का आई मीन हमारे कैरेक्टर का एनिमेशन बनाया, हमने जहाज को बनाया, हमने इफेक्ट्स को बनाया, हमारा जो हॉकी का अपीयरेंस होने वाला है, हमें उन चीज़ को बनाया। लेकिन क्या ये चीज़ काफ़ी है एक इम्पैक्ट को दिखाने के लिए? और तुम लोग को लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी होगा, हम थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेंगे, थोड़ा ग्लो ये सब बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा, एकदम ऐसे ही हमारा इम्पैक्ट फ्रेम्स हो जाएगा। लेकिन तुम लोग गलत हो। देखो, इम्पैक्ट फ्रेम्स का अगर तुम्हें दिखाना है तो तुम्हें सोचना होगा। सबसे पहली बात सोचा, मान लो कि तुम्हारे आंखों के सामने एक बहुत ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट है, क्या तुम उस ब्राइट ऑब्जेक्ट का कलर को देख सकते हो? मैं तुम लोग अगर पूछूं कि क्या तुम सूरज जो है, तो सूरज का कलर बता सकते हो? ऐसे आंखों में देख के आंख जल जाएगा, बस मत देखो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम जब एक्चुअली किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, किसी ब्राइट अपीयरेंस, एकदम से फटाक से कोई इम्पैक्ट चीज हो गया ना, तो हम उस चीज को जब देखते हैं तो हम उस चीज का एग्जैक्ट कलर और एग्जैक्ट जो इम्पैक्ट होता है उस चीज को एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसीलिए हमें बनाना पड़ता है इम्पैक्ट फ्रेम्स। और इम्पैक्ट फ्रेम्स हमें क्यों बनाना पड़ता है? इम्पैक्ट फ्रेम्स क्या है? देखो, तुम लोग अगर मान लो कि किसी भी मान लो कि तुम गाड़ी चला रहे हो, जैसे ये चीज गाड़ी चलाने के समय बहुत बार होता है, तो तुम लोगों के सामने एक ब्राइट सा एकदम उसका हेडलाइट तुम्हारे आंखों में आके गिरा, ऐसे धुंधला देखते हो तुम लोग, धुंधला सा देखते हो कि व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है तुम्हारा विजन। तुम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हो। दिस इज द सेम थिंग, ये सेम है। तुम्हारे आंखों के सामने वो सेम ऑब्जेक्ट सेम कलर के साथ नहीं आता है, वो आता है ब्लैक एंड व्हाइट के साथ या किसी और कलर के साथ। और इसीलिए हमें इम्पैक्ट फ्रेम्स बनाना पड़ता है। एक्चुअली हमें रैंडमली ब्राइट कलर से उन सारे ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ता है जिस सारे चीजों के ऊपर एक्चुअली इम्पैक्ट हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट फ्रेम्स। सिंपली हम ओपन न्यूज के अंदर है, न्यू सीन सिलेक्ट कर लेंगे और कुछ हम इम्पैक्ट ऐसे फ्रेम्स बनाएंगे, कुछ नहीं, सेम जो हमारा सीन होने वाला है उस सीन का हम बनाएंगे। बस कलर हम कुछ एकदम रैंडम सी
ब्राइट कलर से हम बना देंगे। मैं कुछ 5 सीन बनाने वाला हूँ। एक्चुअल जो सीन है उसके अंदर आई गेस 6 होगा, लेकिन मैंने 5 इम्पैक्ट फ्रेम बनाऊंगा जिस इज एनफ। और आखिरी वाला जो फ्रेम होगा वो फ्रेम होगा ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे मैंने तुम लोग को पहले बताया। तो मैं बना रहा हूँ, तुम लोग देखो। और मैं ओपन टूल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं कलर्स को बाद में चेंज कर सकता हूँ, यानी एक बार कलर हो जाने के बाद डायरेक्टली कलर्स के प्रॉपर्टी से मैं चेंज कर सकता हूँ, इसलिए मैं ओपन टूल यूज कर रहा हूँ इस बार। तो प्लान में मैंने शायद डिस्कस नहीं किया था कि मैं ओपन टूल को भी यूज करूंगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तुम लोग चाहो तो इसको क्लिप्स पे पेन भी बना सकते हो, जैसे कि मैं अभी तुम लोग बना सकते हो सिंपली, दैट्स इट। तो मैं सिंपली मैं इम्पैक्ट फ्रेम्स को बनाता हूँ और बिना इम्पैक्ट फ्रेम्स के मैं दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। एक्चुअली अगर तुम लोग इम्पैक्ट फ्रेम्स नहीं यूज करोगे तो कैसा लगता है, और अगर तुम लोग इम्पैक्ट फ्रेम्स को यूज करोगे उसके बाद क्या रिजल्ट होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। फर्क तुम लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। सिंपली मैं बना लेता हूँ। तो मैंने पांचों के पांचों इम्पैक्ट फ्रेम्स को बना लिया है। ये रहा, ये जो 5 तुम लोग फ्रेम्स देख रहे हो, ये पांचों के पांचों मेरे इम्पैक्ट फ्रेम्स होने वाला है। अभी तुम लोग को देख के लग रहा होगा कि यार क्या बना, ये रैंडम से ये सब क्या है। अभी तुम लोग को इस चीज का इफेक्ट तुम लोग को नहीं पड़ेगा। जब हम इसको एडिटिंग में देखेंगे कि कैसे इस चीज की छोटी सी 5 फ्रेम्स का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना तुम्हारे इम्पैक्ट के ऊपर, तुम लोग को चौंक जाओगे। तो सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे हम और देखते हैं कि और क्या जरूरत है। सो अभी तक हमने सब कुछ रेडी कर लिया है। हमारे सीन का टोटल लेंथ 5 सेकंड होने वाला है। हमारे पास सब कुछ सीन है, हमारे पास टोटल 3 सीन है, हमारे पास एवरी इफेक्ट्स है, हमारे पास इम्पैक्ट फ्रेम्स है। हमने हाकी का वो जो अपीयरेंस वाला इम्पैक्ट जो लपटे बाहर आ रहा था उनका एनिमेशन कंप्लीट किया। हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अभी सिर्फ एक ही काम बचता है, वो है एडिटिंग और कंपोजिटिंग। और एडिटिंग और कंपोजिटिंग एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें मुझे बहुत समय लगा इस चीज़ के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को डिटेल्स में समझाऊंगा कि कैसे मैंने इस सीन को एक्चुअली कंपोजिशन किया आफ्टर इफेक्ट के थ्रू। सो सबसे पहले मैं तुम लोग को रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि अगर मैंने इम्पैक्ट फ्रेम्स का यूज़ ना किया तो कैसा रिजल्ट दिखेगा। तो सबसे पहले मैं उसे दिखाता हूँ। सो ये था इम्पैक्ट फ्रेम्स के बिना जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट अभी हमने देखा। लेकिन अगर हम इम्पैक्ट फ्रेम्स का यूज़ करते हैं तो कैसा रिजल्ट होता है वो हम अब देखेंगे। सो देखा कि इम्पैक्ट फ्रेम्स का यूज़ करने से हमारे रिजल्ट के अंदर कितना ज़्यादा इफेक्ट आया। सो अभी अगर हम इसमें साउंड इफेक्ट भी लगा दे सो देन तुम लोगों को वो फील आएगा जो फील एक्चुअली इम्पैक्ट में रियलाइज होता है। सो अभी एंजॉय द मेन रिजल्ट। सो रिजल्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर में ऐसे बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग एनिमेशन प्रोजेक्ट्स देखने के लिए। वैसे हमने 3 वीडियो बनाया। सबसे पहले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे एक्चुअली एनिमेशन बनाया जाता है। दूसरे वीडियो में हमने जाना कि टाइमिंग और स्पेसिंग के बारे में। और तीसरा वीडियो में हमने सीखा कैसे इम्पैक्ट फ्रेम्स, इम्पैक्ट पावर्स, ये सब चीज़ों को हम एनिमेशन में दिखाते हैं। तो जब हम फ्यूचर में ऐसे कोई खुद का कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तब हम इन सारे चीज़ों को एक्चुअली अप्लाई करेंगे। इसीलिए मैंने इन तीनों वीडियोस के थ्रू तुम लोगों को समझाया कि कैसे इस सारे चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्यूरियस।